नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 21 है ये, और इसमें डीएस एसएसबी एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर पीजीटी फीमेल के क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। आज का पहला क्वेश्चन है, एज पर AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश फ्लो बनाया जाता है, निकाला जाता है, उसको क्लासिफाई किया जा सकता है कितने प्रकार की एक्टिविटीज में। ऑप्शन 1 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग, ऑप्शन 2 इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, ऑप्शन 3 ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग एंड ऑप्शन 4 ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थर्ड कहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कैश फ्लो को 3 तरह की एक्टिविटीज में बांट कर दिखाना होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट ऑप्शन था। AS3 रिवाइज्ड, दरअसल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है इसको रिवाइज किया गया था, और रिवाइज्ड में ये बताया गया कि 3 तरह की एक्टिविटीज में हमको कैश फ्लो को दिखाना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में इशू किए जाते हैं ICAI के द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस काम के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ICAI ने बनाया हुआ है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये देखता रहता है कि किन एरियाज में हमको स्टैंडर्ड्स डेवलप करने की जरूरत है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ए कॉन्सेप्ट दैट बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी लिक्विडेटेड और सोल्ड आउट इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी व्यवसायिक संस्थान बहुत जल्दी यानी कि आने वाले फ्यूचर में ना तो लिक्विडेट होने जा रहा है ना ही वो बिकने जा रहा है। मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का जिसमें ये कहा जाता है कि भी कोई संस्था कोई नियर फ्यूचर में बंद होने नहीं जा रही है, बल्कि वो लंबे समय तक कार्य करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, किस नाम से हम जानते हैं, इसको यह बताना है। ऑप्शन 1 है बिजनेस एंटिटी, ऑप्शन 2 मैचिंग कॉन्सेप्ट, ऑप्शन 3 गोइंग कंसर्न एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि एक संस्था निकट भविष्य में बंद होने नहीं जा रही है, लंबे समय तक संस्था चलती रहेगी। बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी एक दफा देख लेते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है तो सेपरेट रिकॉर्ड किया जाना चाहिए उन ट्रांजैक्शंस को जो किसी पर्सन की हैं या ओनर की हैं। मतलब एक ओनर की ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बाकी ट्रांजैक्शन से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ओनर और बिजनेस मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और उसका ओनर दोनों अलग अलग इकाई होती हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि एक्सपेंसेस जो किसी निश्चित पीरियड के दौरान हुए हों उनको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए उस ही पीरियड में जिस पीरियड में उससे रिलेटेड रेवेन्यू प्राप्त होनी है। मतलब पीरियड कि जैसे अगर हम 1 अप्रैल 2018 से मान लो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 का जब अकाउंट बनाते हैं तो इस पर्टिकुलर पीरियड में 1 अप्रैल 2018 से 2019 तक किए गए कोई खर्चे एक्सपेंस, अगर उनका बेनिफिट भी इसी अवधि में मिलने वाला है तो उन एक्सपेंस को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। और अगर कोई एक्सपेंस ऐसा है कि जिसका बेनिफिट हमें 31 मार्च 19 के बाद मिलेगा तो उसको इस अवधि का खर्चा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट इस अवधि में नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस की किस्त, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे कर दिया है इस ईयर में और जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया है वो हमने 30 मई तक अगर दे दिया है तो अब हमें ये एडजस्ट करना पड़ेगा। मान लो इंश्योरेंस प्रीमियम की किस्त 12,000 रुपए थी, 12,000 रुपए, तो हर महीने 1,000 हो गया। इस हिसाब से इंश्योरेंस जनरली 1 साल का दिया जाता है।
अब इंश्योरेंस हमने फिल कर दिया, जमा कर दिया है 30 मई तक और 31 मार्च को हमारे अकाउंट बंद हो जा रहे हैं। तो 31 मार्च के बाद अप्रैल और मई यानी कि 2 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है, सॉरी 2 मंथ का जो पीरियड है वो इंश्योरेंस आने वाले 2 महीने तक का है। अब इसलिए चाहे हमने करंट ईयर में ये पूरे 12,000 खर्च कर दिए, लेकिन इन 12,000 को खर्चा नहीं माना जाएगा। 31 मार्च तक 19 से रिलेटेड जो 10,000 रुपए हैं वो इस साल का खर्चा होगा और जो आने वाले 2 महीने का हमने 2,000 दे दिया है उसको अभी प्रीपेड इंश्योरेंस कहा जाएगा, क्योंकि वो इस अवधि का नहीं है। तो इसका ध्यान रखना होता है। इसी की वजह से हमें आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड एडवांस एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया। ये कहता है कि संस्था लंबे समय तक चलती रहेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग के एजम्पशंस या अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और इसलिए मैंने यहाँ पे ये रख दिया है। इस क्वेश्चन में तो नहीं था इसका कुछ, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए रख दिया। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। देखिए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस इंडिया में 3 एजम्पशंस को या 3 प्रिंसिपल्स को या 3 कॉन्सेप्ट्स को माना जाता है। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं ऐसे, और उनको मेरा याद रखने का तरीका है, उन तीनों को मैं इससे याद रखता हूं। कैग इंडिया में आप जानते हैं कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग भारत का सरकारी लेखा जो होते हैं उनका निरीक्षण करने का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एज पर ES1 के अनुसार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अनुसार इंडियन ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सर्टेन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस अंडरलाइन किए हैं। द प्रेपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और ये हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अप्रूवल। मैं इससे कैग से याद करता हूं, C से कंसिस्टेंसी, A से अप्रूवल और G से गोइंग कंसर्न। अब याद रखना है ये ही 3 फंडामेंटल है। कई दफे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, तो इनमें से कौन सा है या नहीं है। तो इसको याद रखने का अच्छा तरीका है कैग, आप सोचें और उसके नाम से इनको याद कर सकते हैं। अब इनको फंडामेंटल क्यों माना गया है, इसके पीछे कोई विशेष लॉजिक तो नहीं लिखा है ES1 में, लेकिन ES1 में इनकी महत्वपूर्णता को माना गया है इसके माध्यम से, क्योंकि लिखा गया है इनके बारे में। इन तीनों को ES1 में नोट किया गया है एज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। दे आर नॉट यूजुअली स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब अलग से किसी को अपने अकाउंटिंग तैयार करते समय ये बताने की जरूरत नहीं होती है कि हम इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि इनका पालन संस्था को अकाउंट्स को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है और सभी संस्थाएं इनका पालन करती हैं। हाँ, अगर कोई संस्था इनको फॉलो नहीं करना चाहती है, किसी एक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है अपने अकाउंटिंग में किसी कारण से, तो इस बात का डिस्क्लोजर महत्वपूर्ण है। इस बात का लिखना जरूरी है कि हम फला कॉन्सेप्ट का पालन इन अकाउंट्स में नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट है 2 की एस्पेक्ट्स ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट आर। किसी इन्वेस्टमेंट के 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है, कौन से 2 पहलू हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी होता है, जो इसको प्रभावित करते हैं। हालांकि बहुत सारे पहलू होते हैं किसी इन्वेस्टमेंट के, लेकिन जो 2 की एस्पेक्ट हैं उनको हमको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन है टाइम एंड मनी, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, और फोर्थ है टाइम एंड रिस्क। तो महत्वपूर्ण जो इसके 2 कॉन्सेप्ट हैं, की कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट, वो है नंबर ऑप्शन 4 टाइम एंड रिस्क। कोई भी इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण इकाई होती है कि हम कितने दिन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहे हैं या 1 साल से कम के लिए कर रहे हैं या 1 साल से ज्यादा के लिए कर रहे हैं। सामान्य तौर पर ये ऐसा समझा जाता है कि जितना हम लंबा इन्वेस्ट करेंगे अर्निंग उतना हाई मिलने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है रिस्क। अब रिस्क भी एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो जितना प्रॉफिट हम नहीं सोच रहे हैं, जितना प्रॉफिट हम सोच रहे हैं उतना ना हो, या उल्टा हानि हो जाए।
तो इसी चीज को रिस्क कहते हैं। रिस्क होता है अनसर्टेनिटी की वजह से, और क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है और जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, तो इस कारण से हर एक इन्वेस्टमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क अवश्य होता है। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इनकरिंग लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। भविष्य की अनिश्चितता होने के कारण इन्वेस्टमेंट में अपर्याप्त प्रॉफिट का होना या लॉसेस का होना ही रिस्क कहलाता है। इनकी संभावना का होना रिस्क कहलाता है, मतलब श्योरिटी नहीं होती कि लॉस होगा ही, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बनी रहती है कि हो सकता है प्रॉफिट ना हो, तो ये रिस्क है। एवरी इन्वेस्टमेंट बियर सम रिस्क, हर एक इन्वेस्टमेंट को कुछ ना कुछ रिस्क होता है। हायर रिस्क टेंड्स टू गेट हायर गेन। अब नॉर्मली हायर रिस्क जो होता है, लोग ज्यादा रिस्क की जगह पे पैसा क्यों लगा देते हैं, क्योंकि एक जुड़ाव होता है कि हायर रिस्क है तो हायर गेन की भी उम्मीद रहती है, इसलिए लोग जब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो ज्यादा रिस्क भी वो बियर करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इनमें से किन दो चीजों में रिलेशन बताता है? ऑप्शन 1 है कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, ऑप्शन 2 कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट, एंड ऑप्शन 3 है फिक्स्ड कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शन 4 है प्रॉफिट एंड सेल। इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 कंट्रीब्यूशन और सेल। पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन में और सेल्स में रिलेशन को बताता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। पीवी रेशियो रिलेशनशिप बताता है कंट्रीब्यूशन और सेल्स में। यह रेशियो हमें बताता है कि कितना कंट्रीब्यूशन है पर रुपी ऑफ सेल्स, 1 रुपया सेल पे कितना कंट्रीब्यूशन होगा। हालांकि जनरली इसको परसेंटेज में दिखाया जाता है, तो 100 रुपए में बताता है 100 रुपए में कितना कंट्रीब्यूशन शामिल है। इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स प्राइस माइनस वेरिएबल प्राइस। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स प्राइस में से अगर वेरिएबल प्राइस घटा दें तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कंट्रीब्यूशन का दूसरा तरीका होता है दिखाने का फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मतलब जो कंट्रीब्यूशन है यह बताता है पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट को और उसके प्रॉफिट को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो नेचुरली हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट ही बच जाएगा। अपॉन सेल्स इंटू 100 ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड द राइट ऑफ द कंज्यूमर एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इनमें से कौन सा राइट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में नहीं दिया गया है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में टोटल 6 राइट कंज्यूमर को दिए गए हैं। हमें पहचान करनी है इनमें से कौन सा नहीं है। हालांकि अब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बन चुका है और 2019 में भी ये 6 राइट दिए गए। तो इनमें ऑप्शन 1 है राइट टू बी प्रेजेंटेड, नेक्स्ट है राइट टू सेफ्टी, नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड और नेक्स्ट है राइट टू बी चूज। तो इसका राइट टू चूज, तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 राइट टू प्रेजेंटेड करके कोई राइट नहीं है। बाकी ये तीनों राइट उसमें दिए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। एक कंज्यूमर को ये राइट मिले हुए हैं ताकि एक कंज्यूमर के हितों की सुरक्षा की जा सके। 6 राइट टोटल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत दिए गए हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू सीक रेडरेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये राइट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो 6 राइट हैं ये एज इट इज याद रखने होते हैं, कई एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इवन हम लोग जो टीचर्स हैं जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम पे भी हमें इन 6 राइट्स का पता होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे वेरिएबिलिटी एप्लीकेबल होती है, किसी चीज की फीचर बतानी है, लेकिन ये चीज जो फिक्स होती है ये एज इट इज याद रहे तो बहुत अच्छा होता है। इनको याद रखने का एक तरीका मैंने निकाला हुआ है जिससे आसानी से याद रहता है और इसको हम सोच लेते हैं। मैं इसके लिए यूज करता हूं एक टर्म सेक हर। भाई कंज्यूमर, ये सेक स्पेलिंग सही नहीं है लेकिन सेक मतलब बीमार, हार मतलब वो है या उसे। तो क्योंकि जो कंज्यूमर है वो बीमार है, बीमार मतलब कंज्यूमर को ठगा जा रहा है तो भाई बीमार जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो उसको सही रखने के लिए हमें इस पे ध्यान देना होगा कि वो सिक ना रहे। तो इसके लिए हमें ये 6 राइट सरकार ने दिए हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिए हैं, इन राइट्स का उपयोग करना होगा सही होने के लिए।
तो राइट कौन कौन से हैं? एस जो है इससे मैं लगाता हूं राइट टू सेफ्टी, आई से लगाता हूं राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, सूचना प्राप्ति का अधिकार, सी से लगाता हूं राइट टू चूज, चुनने का अधिकार, एच से लगाता हूं राइट टू बी हर्ड, सुना जाने का अधिकार, ई से लगाता हूं राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर को शिक्षित होने का अधिकार, और आर से राइट टू सीक रेड्रेसल, उपचार का अधिकार, मतलब उपचार मिले उसका अधिकार। हालांकि कोई आप और तरीका सोच सकते हैं, लेकिन ये सब याद रहना चाहिए। एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है, काफी महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। नेक्स्ट है 86, ए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू नो द कॉजेज फॉर डिफरेंस बिटवीन। एक बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर किया जाता है जानने के लिए अंतर के कारण, डिफरेंस के कारण। तो किस किस चीज में डिफरेंस रहता है जिनके कारणों को जानने के लिए हम BRS बनाते हैं? ऑप्शन 1 है बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक, कैश बुक के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस में अंतर, या बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, या बैलेंस एज पर कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक एंड पासबुक, या बोथ द बैलेंसेज एज पर कैश कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक एंड बैलेंस एज पर बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। तो इनमें से ऑप्शन 1 जो है वो एक सही ऑप्शन है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारी यानी कि बिजनेसमैन की जो कैश बुक है उसके बैंक कॉलम में जो बैलेंस दिया हुआ है ये हमें ये बताता है कि हमारी कैश बुक क्या कह रही है कि हमारे बैंक में कितने रुपए जमा है। हमारी कैश बुक का बैंक कॉलम ये बताएगा कि हमारे कितने रुपए जमा है, कितना आया है और कितना गया है किसी पीरियड में। और पासबुक जो है वो भी बताएगी हमारी कि हमारी जो बैंक हमारी पासबुक देगा जिसमें हमारा अकाउंट है वो बैंक बताएगा हमें कि आपका इतना पैसा हमारे यहाँ जमा है। तो देखिए कैश बुक का बैंक कॉलम बताता है कि हमारा इस बैंक में कितना पैसा जमा है और उस बैंक की पासबुक बता रही है बैंक की तरफ से कि आपका कितना पैसा जमा है। तो बात तो एक ही है, दोनों बराबर होना चाहिए। कभी कभी कुछ कारण ऐसे होते हैं ये जिनसे कि ये बराबर नहीं रहते हैं, जैसे चेक हमने जमा किया लेकिन बैंक में अभी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक, या बैंक ने कोई चार्ज लगा दिया हम पे लेकिन हमें उस चार्ज का पता नहीं था तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इन कुछ कारणों से अंतर हो जाता है। अब जब अंतर हो जाता है तो बिजनेसमैन के लिए जानना जरूरी होता है कि ये अंतर किन कारणों से है, ताकि कोई कारण ऐसा तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, गलती तो नहीं हो गई है, उस पर ध्यान देना तो जरूरी नहीं है। तो इसलिए कारणों का जानना जरूरी होता है और इन्हीं कारणों को जानने के लिए बनाया जाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दरअसल इसमें सारी ट्रांजैक्शंस को मैच किया जाता है जो पासबुक में दी हुई है और हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम में दी हुई है। नेक्स्ट है व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है किससे? ऑप्शन है कॉल सिनेरियर, 2 नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, 3 कॉल्ड अप कैपिटल एंड 4 पेड अप कैपिटल। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3 कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब जब शेयर फॉरफिट किए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट ऑप्शन था। कुछ टर्म्स को थोड़ा जान लेते हैं फॉरफिचर ऑफ शेयर्स और कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में। फॉरफिचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ अलॉटेड शेयर। जब किसी कंपनी ने कुछ शेयर अलॉट कर रखे हों, मतलब शेयर होल्डर्स को बेच रखे हों, लेकिन शेयर होल्डर्स ने कोई कॉल की पेमेंट करने में देर कर दी या नहीं दी, तो कंपनी उनको एक ऑप्शन देती है, नोटिस देती है 14 दिन का, और अगर फिर भी नहीं पे करते हैं और इंटेंशनली शेयर होल्डर पे नहीं करते हैं तो कंपनी को राइट होता है कि उनके जो शेयर्स है उनको कैंसिल कर देती है। जब शेयर्स को कैंसिल कर देती है तो उन शेयर्स पे जो पैसा कंपनी को मिल चुका है उसको फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है, इसलिए बोला जाता है फॉरफिचर ऑफ शेयर। अब जब फॉरफिट करते हैं यानी कि शेयर्स को कैंसिल करते हैं, तो जब हम शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो हमने जो शेयर होल्डर्स का राइट यानी कि शेयर कैपिटल जो लिखी हुई है बुक्स में उसको कैंसिल करना पड़ेगा। और शेयर कैपिटल जब एंट्री होती है शेयर्स को रिकॉर्ड करने की, उस टाइम पे शेयर कैपिटल को रेज किया जाता है, यानी कि शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है शेयर इशू करते समय उस अमाउंट से जो अमाउंट कॉल की गई है ऐसे शेयर्स पे, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट। जितना पैसा मंगाते हैं हम शेयर होल्डर से, कॉल करते हैं, उतने से हम कैपिटल को उस टाइम पे क्रेडिट कर देते हैं, बना देते हैं।
अब किसी कारणवश वो शेयर हम कैंसिल कर रहे हैं तो नेचुरली जितने से हमने बुक में लिख रखा है उतने से ही कैंसिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कॉल्ड अप अमाउंट से रिकॉर्ड किया हुआ शेयर्स को, इसलिए कॉल्ड अप अमाउंट से ही उसको कैंसिल भी करना होगा, यानी कि डेबिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल होती क्या है? अब अक्सर ऐसा होता है कि फुल अमाउंट शेयर्स पे कई दफे कंपनी नहीं मंगाती है, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, लेकिन सुविधा की दृष्टि से या कंपनी की नीड के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। हालांकि आजकल जो ट्रेंड है पूरा पैसा ज्यादातर कंपनीज मंगा लेती हैं शेयर का, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी अपने शेयर का पूरा पैसा ना मंगा करके, मान लो 100 रुपए का शेयर है तो कंपनी कहती है कि अभी हम 50 ही मंगाएंगे, 50 बाद में मंगाएंगे। तो जितना पैसा कंपनी मांग लेती है उसको कहते हैं हम कॉल्ड अप कैपिटल। द पोर्शन ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड फॉर पेमेंट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मांगा गया पैसा कॉल्ड अप कैपिटल कहलाया जाता है। अब ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जिसके लिए एप्लीकेशन लोगों ने कंपनी के पास भेजी है। हिंदी में इसको कहते हैं प्रार्थित कैपिटल, मतलब जितने की प्रार्थना लोगों ने भेजी है कैपिटल लेने के लिए उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहते हैं। उसमें से जितना पैसा कंपनी ने मंगा लिया उसको कॉल्ड अप कहते हैं, जितना पैसा कंपनी ने नहीं मंगाया उसको अनकॉल्ड कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इनमें से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है? ऑप्शन है अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलिवेंस, प्रोफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन थर्ड, प्रोफिशिएंसी। ऑप्शन थर्ड करेक्ट ऑप्शन था इसका। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन वह इंफॉर्मेशन है जो अराइज होती है या प्राप्त होती है बिजनेस की बुक्स से। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज की जाती है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स, हित धारकों के द्वारा, जिनका संस्था में कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हित होता है उनके डिसीजन करने के लिए। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, यानी कि जो अकाउंटिंग की सूचना होती है जो महत्वपूर्ण होती है लोगों के लिए, उसकी कुछ खूबियां होनी चाहिए, कुछ होती हैं, कुछ उसकी फीचर, जैसे रेलिवेंस होना चाहिए यानी कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी उसमें रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है वो लगभग एक जैसा होना चाहिए हर बार, जब तक उसमें कोई सुधार के लिए परिवर्तन नहीं किया गया हो, अननेसेसरी चेंज नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए वो, और मटेरियलिटी होनी चाहिए यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो उसमें लिखी होनी चाहिए, और टाइमलीनेस होना चाहिए, समय पर मिलनी चाहिए, और वेरीफाइबिलिटी होनी चाहिए यानी कि उसको वेरीफाई करना चाहे तो कर सकें, ये गुण भी उसमें होना जरूरी है। नेक्स्ट है ए पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बाय सम एग्रीमेंट। एक पार्टनरशिप केवल किसी एग्रीमेंट से, किसी समझौते से ही बनती है बिटवीन द पार्टनर्स के बीच में। सच एन एग्रीमेंट कैन बी, यह एग्रीमेंट हो सकता है ऑप्शन 1 इम्प्लाइड एग्रीमेंट ओनली, ऑप्शन 2 एक्सप्रेस एग्रीमेंट ओनली, ऑप्शन 3 एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट, एंड ऑप्शन 4 रजिस्टर्ड एग्रीमेंट। तो देखिए पार्टनरशिप हमेशा एग्रीमेंट से ही बनती है। ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। ओरल यानी कि मौखिक भी हो सकता है और रिटन यानी कि लिखित भी हो सकता है। लेकिन याद रखें, अगर चाहे ये कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एग्रीमेंट ओरल है या रिटन है, अगर है तो इसका मतलब एग्रीमेंट जो है उसको कहा जाएगा कि वो एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई समझौता है, चाहे वो मौखिक है चाहे लिखित है, तब ऐसे लिखित या मौखिक समझौतों को कहा जाएगा एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इसका जो सही ऑप्शन है वो थर्ड, वो बता देते हैं पहले, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब यहाँ पे याद रखें कि ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन हो सकता है, ये तो दोनों है ही। और जब ओरल या रिटन होता है एग्रीमेंट, चाहे ओरल हो या रिटन हो या दोनों कंडीशंस उसमें हो, तब तो उसको एक्सप्रेस बोलेंगे। और जो इम्प्लाइड एग्रीमेंट होता है वो ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें ना तो कुछ ओरल समझौता है किसी का पार्टनर्स का, ना ही रिटन कोई समझौता है, बल्कि उनके किसी पर्सन के बिहेव से ऐसा लगता है कि वो पार्टनर है, तो उसको पार्टनर माना जा सकता है। आपको याद होगा पार्टनरशिप के फॉर्म्स जब कराए थे तो उस टाइम पे बताया था कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जैसे पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट कैसा पार्टनर होता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट ऐसा पार्टनर होता है जो पार्टनर होता ही नहीं है, केवल उसकी एक्टिविटी ऐसी होती है या फर्म उसको एज ए पार्टनर दिखा देती है और वो मना नहीं करता है कि मैं पार्टनर हूं, तो ऐसे केस में उसको भी पार्टनर मान लिया
जाता है वो है इम्प्लाइड एग्रीमेंट, यानी कि किसी पर्सन के एक्शन से, कंडक्ट से या सरकमस्टांस की वजह से उसको जब पार्टनर मान लिया जाता है तो ऐसे में कहते हैं कि वो जो पार्टनर माना गया वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की वजह से माना गया पार्टनर है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन जो डराइव होती है एक्शन से, कंडक्ट से या सर्कमस्टांसेस से ऑफ वन और मोर पार्टीज इन एन एग्रीमेंट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इज अज्यूम टू एग्जिस्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट रहता है बिना किसी रिटर्न या वर्बल कंफर्मेशन के, जबकि जो एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है उसका मतलब होता है रिटर्न या वर्बल एग्रीमेंट होना। एक्सप्रेस एग्रीमेंट इज एन एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस इन विच द टर्म ऑफ एग्रीमेंट आर सेट आइदर ओरली और राइटिंग और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। नेक्स्ट, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला फॉर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के लिए फॉर्मूला होगा क्या? ऑप्शन 1 है प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट, ऑप्शन 2 नेट प्रॉफिट अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट, ऑप्शन 3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट एंड डेट कैपिटल अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेट। यह रेशियो इस बात का मेजर करता है, मूल्यांकन करता है कि एक फर्म के पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो उसके करंट में जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसका कितना गुना है। मतलब अगर हमारे अवेलेबल प्रॉफिट 5 लाख है और हम करंट में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं अपने लोन पे वो 1 लाख दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे प्रॉफिट जो हैं वो हमारे इंटरेस्ट का 5 गुना है, यानी कि हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। मतलब हमारे इंटरेस्ट को हमारा प्रॉफिट आसानी से कवर कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 5 लाख है और हमारा जो ब्याज है वो भी 5 लाख है, तो इसका मतलब ये आसानी से कवर नहीं कर रहा, वो खतरे की घंटी है कि अगर प्रॉफिट्स में जरा सी भी कमी आई तो हम इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे और हमारी सिचुएशन इंसॉल्वेंसी में जा सकती है। तो ये रेशियो होता भी एक इंसॉल्वेंसी रेशियो ही होता है, ये शोधन क्षमता अनुपात होता है, इसीलिए क्योंकि ये बताता है कि एक कंपनी कितना सक्षम है अपने लोन के इंटरेस्ट को अपने प्रॉफिट्स में से पे करने में। तो ये था आज के 10 क्वेश्चंस का एनालिसिस। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं आपको कैसा लगा, आप अपने विचार भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।